नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जानने वाले हैं एक फेमस केस स्टडी मोहरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष। 1903 में हुआ था ये। वैसे ये चैप्टर 2 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड है ये केस स्टडी। और सेक्शन 11 खासकर कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनसे रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया है उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस केस को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस केस है, मोहरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष। अक्सर क्या इस केस को कोट किया जाता है जब एक माइनर इन्वॉल्व होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में। अब हम जानना चाहते हैं कि ये मोहरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष ये इस है क्या, इसमें हुआ क्या था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मोहरी बीवी ने केस किया होगा धर्मदास घोष पर थोड़ा आप इंतजार कीजिए, बैकग्राउंड में इसका कहानी थोड़ा और ज्यादा है। तो पहले जान लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो हम रेफर करेंगे इस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष केस का। मतलब जैसे कि हम बात करते हैं और हम कोई मुहावरे बोलते हैं तो किसी कंटेक्स्ट में बोलते हैं। हमने कहा कि ये तो विभीषण है, तब विभीषण का एक अपना स्टोरी है, उसने धोखा दिया था अपने भाई को। तो हम उसका कंटेक्स्ट जब आता है तो हम उसको रेफर करते हैं। हम यहाँ देखना चाहते हैं कि कौन सा कंटेक्स्ट में मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष रेफर किया जाएगा। तो पहला तो कंटेक्स्ट है कि क्या एक माइनर के साथ आप अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वैलिड है कि वॉइड है या वॉइडेबल। अब ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं और एक लॉ का स्टूडेंट बेसिकली जानता है, फिर भी हम इस दौरान जब ये वीडियो चलता रहेगा हम आपको समझाते जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि क्या एक माइनर को हम उस पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इसने झूठ बोला कि ये मेजर है और हम लोगों को धोखा दिया जबकि ये जानता था कि ये माइनर है। क्या हम कोर्ट में ये बात बोलकर उस पर ये लागू करा सकते हैं कि चूंकि तूने झूठ बोला तो अब तुझे मानना पड़ेगा कि ये झूठ ही सच है, जिसको कि हम एस्टॉपल बोलते हैं लॉ में। आगे वीडियो में हम एस्टॉपल को डिटेल में समझेंगे। तीसरा जो सवाल है, अगर हम किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, इस एग्रीमेंट के तहत माइनर को कोई बेनिफिट पहुंचता है और बाद में पता चलता है कि ये वो वॉइड है, तो क्या माइनर से वो चीज़ वापस ले सकते हैं, जो भी बेनिफिट उसको मिला है वो या उसका कीमत हम उससे वसूल सकते हैं। इसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं लॉ में। तो क्या माइनर के ऊपर रेस्टिट्यूशन अलाउड है। ये तीन मेजर सवाल हैं कि अगर ये किसी केस में ऐसा मुद्दा उठता है, ज़्यादा बहस नहीं करना है। मोहरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष केस में ये पहले ही हो चुका है, तो इसका प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ देखेंगे कि पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे तीन मेजर पार्टीज हैं जिनकी बात हम करेंगे। एक तो धर्मदास घोष। अब आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है प्लेंटिफ एंड रेस्पोंडेंट। कि प्लेंटिफ होता है जो कंप्लेन लेके कोर्ट में जाता है। प्लेंटिफ जनरली वर्ड मीनिंग अगर इंग्लिश में देखे तो उसका मतलब होता है जो दया का भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है। और रेस्पोंडेंट वो होता है कि अगर किसी ने गुहार लगाया तो कोर्ट बोलता है कि ठीक है, जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया चलो उसको भी बुलाते हैं, तो वो रेस्पॉन्ड करता है, दूसरा पार्टी यानी। अब एक ही पार्टी दोनों कैसे हो सकता है, प्लेंटिव भी है रेस्पोंडेंट भी है। मतलब कि यहाँ पे दो बार केस हुआ होगा। एक जबकि धर्मदास घोष ने केस किया होगा, उसका फैसला आ गया होगा और उसको चैलेंज किया गया होगा दूसरे पार्टी द्वारा, और तब खुद धर्मदास उसमें रेस्पोंडेंट बना होगा। मतलब यहाँ पे दो केसेस की बात हो रही है। एक जो धर्मदास द्वारा किया गया, सो ही इज अ प्लेंटिफ, और दूसरा जो कि वो धर्मदास को बुलाया होगा कोर्ट में। ये दोनों रोल प्ले कर रहा है धर्मदास। दूसरा पार्टी जो इन्वॉल्व है वो है ब्रह्मोदत्त। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, डिफेंडेंट एंड अपेलेंट, यानी पहली बार वो खुद को डिफेंड करने आया होगा। अगर केस हार गया होगा तो उसने अपील किया होगा फिर हायर कोर्ट में। ब्रह्मोदत्त एक मनी लेंडर है। ब्रह्मोदत्त का एजेंट धर्मदास के साथ कोई एग्रीमेंट किया था। यहाँ दो पार्टी हो गए, धर्मदास घोष और ब्रह्मोदत्त। ये केस में आप मोहरी बीवी सुनते हो, मतलब ब्रह्मोदत्त का नाम किसी को नहीं पता,
जब भी हम इस केस को रेफर करते हैं क्लास में तो हर वक्त ये वर्ड आता है मोहरी बीवी, वो भी मोहरी बीवी का नाम पहले आता है वर्सेस धर्मदास घोष। वो भी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। मोहरी बीवी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी, वाइफ थी ब्रह्मोदत्त की, विडो बोल सकते हैं। उनके डेथ के बाद सी रिप्रेजेंटेड, यानी मोहरी बीवी ने रिप्रेजेंट किया इस केस को। और भी जो लीगल हायर थे वो भी थे रिप्रेजेंटेटिव, मोहरी बीवी उनको लीड कर रही थी। मतलब कि अगर केस में हम बात करें तो दो लोग जो आमने सामने खड़े हैं वो धर्मोदास घोष और शुरुआत में ब्रह्मोदत्त, ब्रह्मोदत्त के डेथ के बाद मोहरी बीवी। तो ये हो गए हमारे तीन पार्टीज। अब आगे बढ़ते हैं, इस केस के फैक्ट्स को जान, मतलब इस केस में हुआ क्या था। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लॉ का आंसर लिखते हैं तो हम लोगों को ये फैक्ट्स मेंशन करना पड़ता है कि इसमें हो क्या रहा था। इसको हम कहानी के तौर पे देख लें तो बेहतर लगेगा। 1887 में धर्मोदास घोष, जो उस वक्त एक माइनर था, माइनर मतलब 18 साल से कम था, एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज डीड। तो उसने कुछ गिरवी रखा, किसके पास रखा ना, ब्रह्मोदत्त के एजेंट के पास, और उसके बदले में 20,000 रुपया लिया। जिस वक्त एजेंट धर्मदास घोष को ये पैसे दे रहा था उसे पता था कि धर्मदास एक माइनर है। ये इस केस के लिए यूँ कहें कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि केस का फैसला जब आया तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसको पता था या नहीं पता था। अब आगे बढ़ते हैं। धर्मदास घोष वो रिफ्यूज कर जाता है, मतलब वो मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा पैसा। ये बात पता चला ब्रह्मोदत्त को तो उसने जोर जबरदस्ती किया कि भैया मेरा पैसा लौटाओ। और जब ऐसा हो रहा था तो धर्मोदास ने केस फाइल कर दिया, यानी कि पहला चोट पहुंचाया धर्मोदास घोष ने ब्रह्मोदत्त के ऊपर एक केस करके कि आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते, ये मॉर्गेज जो है वॉइड है। और बात भी सही है, ये माइनर है, तो केस का फैसला आ गया होगा और धर्मोदास घोष यहाँ जीत गया। यानी कोर्ट ने फैसला दे दिया कि माइनर है, इसके साथ किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता, इसलिए ये मॉर्गेज वॉइड है और ये मॉर्गेज में कोई पैसा लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। कि इस केस में धर्मोदास घोष के जीतने के बाद केस को फिर से अपील किया गया। तो दूसरा पार्टी कौन है, ब्रह्मोदत्त है। मगर इस दौरान ब्रह्मोदत्त का निधन हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, और उनकी जो विडो है मोहरी बीवी और उनके लीगल हायर्स, यानी कि उनके जो भी वारिस थे, वो सब मिलके वापस हायर कोर्ट में अपील करते हैं कि ये मॉर्गेज जो है वो वैलिड है और हमारा पैसा हमें लौटाओ। उस जमाने में जो हाईएस्ट कोर्ट था वो था प्राइवी काउंसिल। मोहरी बीवी और दूसरे जो पार्टी हैं वो भी वहां गए, फिर इस फैसले को चैलेंज किया। तो अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि ओरिजिनल केस किसके बीच में था। तो ओरिजिनल केस था धर्मदास घोष और दूसरा पार्टी था ब्रह्मोदत्त। तो केस का तो नाम यही होना चाहिए था, धर्मदास घोष वर्सेस ब्रह्मोदत्त। लेकिन बाद में ब्रह्मोदत्त के डेथ के बाद मोहरी बीवी ने इसको हायर कोर्ट में जब अपील किया तो उस वक्त ये केस बन गया मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। और इस केस का नाम आज भी इसी नाम से बुलाया जाता है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास, क्योंकि जब प्राइवी काउंसिल का फैसला आया था तो यही नाम लिखा हुआ था उस केस में। चलते हैं फैसले पर। प्राइवी काउंसिल का फैसला क्या है, और ये हिस्टोरिकल फैसला है जिसकी वजह से हम इस केस स्टडी को यहाँ देख रहे हैं। जो फैसला था, सबसे पहले तुम जाने कि किसके पक्ष में था। तो पहला यह है कि प्राइवी काउंसिल ने धर्मदास घोष को जिता दिया एंड रूल्ड इन, जो डिसीजन था लोअर कोर्ट को उसको अपील्ड किया। अपील्ड किया मतलब कि उसको बरकरार रखा और धर्मदास घोष के फेवर में उन्होंने फैसला सुनाया। तो यहाँ तो धर्मदास घोष जीत जाता है। सवाल उठता है कि फैसले का बैकअप क्या है, क्यों धर्मदास घोष जीत रहा है। तो प्राइवी काउंसिल का जो फैसला था उसका पहला मुद्दा था कि ये माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्लियरली मेंशन है। सेक्शन 11 3 लोगों को एलिजिबल नहीं मानता है जो कि किसी एग्रीमेंट में आ सकते हैं। एक है माइनर, एक अनसाउंड माइंड जिसका कि फैसला लेने का ताकत नहीं है, उसके दिमाग में सही या गलत का अंदाजा नहीं हो रहा है, और एक तीसरा होता है जिसको कि स्पेशली डिक्लेयर किया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि कोई जेल में सजा पा रहा है या फिर कोई इंसॉल्वेंट है यानी कि दिवालिया पिट गया है
कोई फॉरेन हमारे एम्बेसडर वगैरह हैं, तो ये लोग से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 क्लियर लिस्ट है, माइनर, अनसाउंड माइंड और तीसरा जिनको स्पेशली डिक्लेयर किया गया है कि इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 11 में आता है। और इसके तहत माइनर के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो शुरू से वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वो शुरू से ही वॉइड है। वॉइड का मतलब कि दोनों पार्टी में से कोई भी इसको एनफोर्स नहीं करा सकता, दोनों ही अपना घर वापस जाएंगे। इनको कोई भी कोर्ट में इनको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। दूसरा जो मुद्दा था प्राइवी काउंसिल के डिसीजन में वो था कि नो एस्टॉपल अगेंस्ट ए माइनर, माइनर के खिलाफ आप एस्टॉपल नहीं लागू कर सकते। अब ये एस्टॉपल का है हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। शॉर्ट में ये जान लें कि कोई अगर झूठ बोल के फायदा उठाया है और उस झूठ का किसी ने उस झूठ पे विश्वास किया है, ये झूठ को बाद में सच माना जाता है, ये एस्टॉपल है। थोड़ी देर में इसको क्लियर कर लेंगे। अभी पहले फैसले को देख लेते हैं कि और फैसला में क्या था। तो तीसरा था कि लेंडर जो है यानी देने वाला, उसको पता था कि ये धर्मदास माइनर है, तो ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे धोखा दिया गया मेरे साथ। मैं तो गुड फेथ में दिया किसी को। गुड फेथ यानी कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, कोई मुझसे अगर उधार लोन लेने आया तो मैंने उसको लोन दे दिया, तो इसमें मेरा गलती क्या है। इसका फायदा भी इस केस में नहीं हो सकता था। जो प्राइवी काउंसिल के डिसीजन में एक चीज और क्लियर हुआ कि आप कोई भी फायदा अगर कोई उठाता है किसी केस में और वो बाद में वो वॉइड हो जाए या वो केस शुरू से वॉइड हो, तो उसको जो भी फायदा उठाया हो उसको लौटाना पड़ता है। यानी कि किसी के नुकसान से आप अमीर नहीं हो सकते। तो सामने वाले का अगर नुकसान हुआ है और आपको फायदा हो रहा है और ये केस वॉइड हुआ है, तो आपको जो भी फायदा आपको हुआ है आप उसको लौटा दो। इसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। बट माइनर के ऊपर ये भी लागू नहीं हो सकता। अब ये सारे फैसले आउटराइट खिलाफ थे मौरी बीबी के, और सब के सब फैसले धर्मदास घोष के पक्ष में थे। और एक लेमैन अगर एक साधारण इंसान देखे तो उसको लगे कि तो घोर अत्याचार हो रहा है। मतलब जिसने पैसा लिया उसके ही फेवर में सब कुछ, और जिसका घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिसने किसी को शायद किसी समय में हेल्प किया था, लोन देना भी एक तरह का हेल्प ही माना जाएगा, भले वो अपने प्रॉफिट मोटिव से दे रहा हो इंटरेस्ट कमाने के लिए, लेकिन उस वक्त किसी के जरूरी में उसने लोन दिया। तो एक साधारण आदमी की नज़र से मौरी बीवी का केस जो है, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ठीक न्याय नहीं हुआ है। लेकिन जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करने होते हैं, इसीलिए क्योंकि लॉ ब्लाइंड होता है, उसको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। लॉ में जो लिखा हुआ है आपको उसको फॉलो करना है। तो अब देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड आ गए इसमें, सेक्शन 10, सेक्शन 11, एस्टॉपल, रेस्टिट्यूशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इनको हमको समझना होता है कि ये है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 11। मैं पहले ही कहा था कि सेक्शन 11 जो है वो कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करता है, यानी कि उनके द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। और ये है माइनर यानी 18 साल से नीचे के लोग, और जो अनसाउंड माइंड वाले हैं यानी कि वो कोई सही फैसला नहीं ले सकते, उनका लूनाटिक बोलते हैं, यानी कि वो ब्रेन का उनका जो फंक्शन है वो एक नॉर्मल नहीं है। दूसरे होते हैं जैसे कि वो नशे में हैं या कोई बहुत बीमार है जो कि फैसले नहीं ले सकते सही या गलत का, तो उनको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। और कुछ लोग डिस्क्वालीफाइड होते हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंट है, उसका दिवालिया पीट चुका है, उसके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो उसके साथ आप एग्रीमेंट करोगे तो अपना कोई भी कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर सकेगा। कोई जेल में सजा पा रहा है तो आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कैसे पूरा करेगा। यानी इन लोगों के साथ आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड है। तो सेक्शन 11 इस बात को क्लियर कर देता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि धर्मदास जो था एक माइनर था कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, यानी कि इस एग्रीमेंट के दौरान, तो उसके पास तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी था ही नहीं। तो सेक्शन 11 को अगर हम क्लियर पढ़ें तो शुरू से ही ये एग्रीमेंट गलत है, वॉइड है। अब वॉइड है तो उसके ऊपर कोई फैसला हो ही नहीं सकता। अब आते हैं एस्टॉपल को थोड़ा समझते हैं। सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वहाँ पे एस्टॉपल को थोड़ा समझाया गया है। आप अपने फायदे के लिए कभी एक चीज़ लोगों को बताते हो या जताते हो, दूसरे लोग इस चीज़ का जो आपने जताया उनके ऊपर उसका भरोसा किया,
उन्होंने आपके इस बात का भरोसा किया जो कि एक झूठ है। आगे चलकर आपके इस झूठ को ही सच माना जाएगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन पैदा होता है जहाँ पर कि आपके इस झूठ से आपको खुद को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे दो बातें होनी चाहिए कि आप लोगों को जता रहे हो, जो सच नहीं है वो जता रहे हो, और दूसरा सामने वाले उस पर भरोसा कर रहे हैं। इससे आपके इस झूठ को फ्यूचर में सच माना जाएगा। इफ यू मेक अदर्स बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू, लेटर द लॉ विल अज्यूम योर लाई एज ए ट्रूथ अगेंस्ट इट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि पार्टनर बाय एस्टॉपल, आप एस्टॉपल से पार्टनर बन सकते हैं फर्म का। मान लीजिए कि एक आदमी हमेशा जताता है दुनिया को कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हूँ, जबकि वो है नहीं, और दूसरे पार्टनर इस बात को डिनाई नहीं करते हैं, वो भी उसको जताने देते हैं। मतलब एक ही कॉइन का दो हिस्सा है, एक तरफ कोई जता रहा है, दूसरा उसको जताने दे रहा है। तो दोनों ही की दोनों, यानी कि जो फर्म है वो और ये मिस्टर एक्स जो कि जता रहे हैं कि मैं इसका पार्टनर हूँ, दोनों ही एस्टपल कर रहे हैं। दोनों ही ये जता रहे हैं दुनिया को, एक्स जता रहा है कि मैं पार्टनर हूँ और पार्टनरशिप फर्म जता रहा है कि हमारा पार्टनर है, कि कल कोई इस पार्टनरशिप फर्म पे कोई लाइबिलिटी आती है तो मिस्टर एक्स को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा चुकाने में, क्योंकि वहां पर उन्होंने जताया था दुनिया को, एक झूठ को सच बताया था। तो अब उसी झूठ को सच माना जाएगा, उनको सचमुच का पार्टनर माना जाएगा, एंड ही विल हैव टू पे द मनी एज पर वन फॉर ऑल फॉर वन, हमारा जो म्यूचुअल एजेंसी के तहत। अब आते हैं हमारे इस केस पे। धर्मदास घोष ने जताया कि मैं एक मेजर हूँ, तो बाद में हम ये बोलेंगे कि एस्टॉपल के तहत ये तो मेजर है, क्योंकि जो ये झूठ बोल के हमसे कुछ फायदा उठाया है, तो इसी झूठ को सच माना जाता है, क्योंकि ये तो लॉ में लिखा हुआ है। पार्टी है जो कि धर्मदास घोष के ऊपर केस किया है, मोहरी बीबी, तो उनका ही आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि चूंकि इसने पहले झूठ बोला है तो उसी झूठ को सच मान लो, और अगर सच मानोगे तब ये मेजर है, और अगर ये मेजर है तो हम इसके ऊपर ये सारा कानून लागू कर सकते हैं, उससे हमें मॉर्गेज का पैसा वापस ले सकते हैं। यहाँ पर भी जो फैसला था वो अगेन मोहरी बीबी के खिलाफ ही था। लेंडर ने ये कहा कि फ्रैडुलेंटली आप झूठ बोल के या मिसरिप्रेजेंट करके आप हमको ये धोखा दिए कि आप एक मेजर हो, तो अब यही बात को सच मान लो। पर कोर्ट ने ये माना एस्टॉपल माइनर के ऊपर लागू नहीं होता है। पहले तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, और वॉइड एग्रीमेंट के ऊपर हम कोई एस्टॉपल लागू नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ भी धर्मदास घोष बच जाता है, एस्टॉपल उसके खिलाफ लागू नहीं होता। अब अगला ये दो टर्म समझ लेते हैं, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस में इन दोनों टर्म्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में तब इस्तेमाल होगा जबकि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए आपने कोशिश किया है, आपने या तो फ्रॉड का इस्तेमाल किया है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन का। फ्रॉड होता है कि आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको पता नहीं है फिर भी वो बात गलत है, आप उसको प्रेजेंट करें। तो सेक्शन 17 में फ्रॉड मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, और सेक्शन 18 है मिसरिप्रेजेंटेशन। हम एक पार्टी को ये समझाते हैं कि ये बात सच है जबकि वो सच नहीं होता है, और ये बात बोलने वाले को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर इस झूठ की वजह से दूसरा वाला पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है या कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बनाता है, तब होता है फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है हम कोई चीज़ बता रहे हैं, हम उस पर क्लियर नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि हम ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और सामने वाला उस पर यकीन करता है। अब इस केस में हमारे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस में इसका क्या रेलेवेंस है, ये हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेलेवेंस होगा कि क्या धर्मदास घोष झूठ बोलकर जबरदस्ती, जानते हुए कि वो एक माइनर है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता था। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों ही वॉर्डेबल होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मुद्दा है वो क्लैरिफाई कर दिया गया कि माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अगर भी वो झूठ बोले। मतलब धर्मदास घोष झूठ बोल के भी आता कि मैं मेजर हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनर के ऊपर ये मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड लागू नहीं होगा, यानी धर्मदास घोष यहाँ भी बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा जो टर्म है जिसको कि हम समझ ले इस केस के लिए, वो है रेस्टिट्यूशन। तो सेक्शन 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन करता है
कि अगर आपने कोई फ़ायदा उठाया है किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो आपको उसको लौटाना पड़ेगा, उस फ़ायदे को या उसका कीमत आपको लौटाना होगा। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ पर कि मैं आपको 10 बोरा अनाज भेजूँगा, 4 ऑलरेडी भेज दिया था और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो 4 बोरे या तो आप लौटा दो या उनके पैसे हमको दे दो। क्योंकि ये वॉइड हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि जो आपके पास सामान गया है उसके आप मालिक बन जाते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। या वॉइड वर्ड पे आप ध्यान दें। तो when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it. तो अब इसी लॉजिक को यहाँ लगाते हैं। जब void साबित हो जाएगा कि ठीक है ये माइनर है धर्मदास घोष और इससे किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है void है, तो क्या हम इसको बोले कि आप अपना जो भी आपने फायदा उठाया उसको लौटा दो? ये भी काफ़ी अच्छा रेमेडी होगा ब्रह्मोदत्त या मौरी बीबी के लिए, क्योंकि उनको एक ही बात से मतलब है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। अगर रेस्टिट्यूशन है तो ये केस भले धर्मदास घोष जीत जाए, उसको सारा लौटाना पड़ेगा। जितना भी पैसा लिया है, 20,000 लिया तो 20,000 लौटा देगा और मामला घूम फिर के मौरी बीबी के हक में ही जाएगा। पर क्या रेस्टिट्यूशन यहाँ पे अलाउ करेगा कोर्ट? देखते हैं। इस प्रेजेंट केस में रेस्टिट्यूशन कुड नॉट बी अलाउड, यानी कि अलाउ नहीं कर सकते। अगेन माइनर वाली बात आ जाती है कि माइनर के ऊपर हम एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, और रेस्टिट्यूशन के रूल का माइनर खुद एक एक्सेप्शन है। मतलब कि ये रूल है सब पे लागू होता है पर माइनर पे लागू नहीं होता। तो यहाँ भी धर्मदास घोष को क्लीन चिट मिल जाता है, वो बच जाता है। वैसे यहाँ मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर कोई माइनर हमसे गिरवी रख के कुछ ले जाता है पैसा, तो टॉट के तहत एक और लॉ है टॉट, जिसके तहत अगर वो पैसे अभी भी उसके पास हूबहू पड़े हुए हैं, मतलब उसने खर्चा नहीं किया है, तो वो लाया जा सकता है। मतलब वहाँ रेस्टिट्यूशन अलाउड है। पर यहाँ ऐसे कोई मामला था ही नहीं और वो तो काफ़ी पहले पैसा लिया था। तो धर्मदास घोष से मोहरी बीबी वो पैसे भी वापस नहीं ले सकती, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नाउ बिकम वॉइड। ये एग्रीमेंट वॉइड हो चुका है, लेकिन हमको उसका कोई फायदा नहीं होगा, पैसे वापस नहीं आएंगे। तो ये बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब देखते हैं कि पास्ट ईयर में ऐसा कोई सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आया हो जो कि इस केस को डिमांड करता हो। तो 2021 के दिसंबर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि एक्स, जिसका कि उम्र 17 साल है, बोरोड ए लोन ऑफ ₹50,000 अपने खुद के पर्पस के लिए 50,000 बोरो करता है। फ्यू मंथ्स लेटर ही हैड बिकम मेजर एंड कुड नॉट पे बैक। और कुछ दिनों के बाद जब वो मेजर बन जाता है और पैसा नहीं लौटाता है, तो लेंडर जो है वो उस पर केस करना चाहता है। अब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़कर या उसकी समझ रखते हुए इस आदमी को, इस लेंडर को एडवाइस देना है कि अगर वो केस करता है तो उसका क्या असर होगा। अब हमको आंसर पता है क्योंकि हम ये केस पूरी तरह पढ़ चुके हैं और ये पूरी तरह केस मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष से रिलेटेड ही है, मगर फिर भी इसको लिखना पड़ता है। तो इसका डिटेल आपको एक और वीडियो में मिल जाएगा मेरे, उसमें आप इसको देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से डील किया गया है। इस क्वेश्चन को हम डील करें तो कैसा होगा, एग्जाम में हमको क्या क्या लिखना पड़ता है और किस तरीके से उसको हम मेंटेन करते हैं। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख सकोगे। वैसे यहाँ का इस क्वेश्चन का एक टेंटेटिव आंसर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये बस एक सजेस्टिव तरीका है, आप चाहो तो अपना तरीका और अपना सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को रखने की ज़रूरत होती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी क्वेश्चन में हमको मेंशन करना पड़ता है जो उसने कभी पूछा ही नहीं है। जैसे आप यहाँ देखो सेक्शन 68 मेंशन किया गया है, जिसमें बोला जाता है कि माइनर को अगर आप किसी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ देते हो, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हो, तो आप उसको उसके संपत्ति से बाद में वापस मांग सकते हो। यानी कि यहाँ पर जितने रूल हमने पढ़ा कि माइनर से आप रेस्टिट्यूशन नहीं ले सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे सोचो कि सेक्शन 68 उसका एक्सेप्शन है, तो क्या होगा कि कोई आदमी माइनर को हेल्प करने कभी जाएगा ही नहीं। और एक बच्चे को अगर ज़रूरत पड़ रहा है किसी हेल्प का, उसकी नेसेसिटीज़ का, तो उसको हमको
चुकाने के लिए कोई मौजूद होगा ही नहीं वहाँ पर। तो सेक्शन 68 एक तरह से माइनर के फायदे की ही बात कर रहा है। उसी तरह टॉर्ट के तहत अगर वो पैसा या वो सामान अभी भी उस माइनर के पास है तो आप उससे वापस ले सकते हो। तो जो नहीं भी पूछा है हमने उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। इसका पूरा डिटेल आपको एक और वीडियो मिलेगा, आप लिंक को फॉलो करके उसको देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, एक और नए केस को देखेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे। केस को हम इंटरेस्टिंग स्टोरी ही मानते हैं और इसके चक्कर में कुछ लॉ सीख जाते हैं हम। थैंक यू।